तो कल हमने कहाँ तक कर लिया था? यहाँ तक कर लिया था ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है सर। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ड्यूरेशन निकाल लिया था, और इन टर्म्स ऑफ द एक्सेलरेशन, in terms of the electric field, and in terms of the voltage as well as. So today we will see the relation between the drift velocity of free electrons and its relation with electric current. Okay, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन आज हम देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है। ड्रिफ्ट velocity of free electrons and its relation with electric current. Okay, हाँ सर। तो क्या रिलेशन होता है? ये बहुत ही सिंपल रिलेशन है। जैसे कि आपने कोई वायर लिया और इस वायर में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर हो रहा है विच इज क्यू, और ये निकल रहा है। भाई जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज लीव करेगा। ऐसा ही है जैसे कि एक पाइप है, पानी एक साइड से एंटर होगा, दूसरे साइड से पानी लीव करेगा। तो सिमिलरली क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज एंटरिंग एंड सेम चार्ज इज लीविंग इन अ टाइम टी। सो हम क्या कहते हैं, करंट जो फ्लो हो रहा है इसके अंदर वो क्यू बाई टी है। ठीक है, या फिर स्मॉल में लिख दीजिए क्यू अपॉन टी। ओके, ठीक बट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है कितना, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। क्यू और आइदर कैपिटल क्यू। चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। सर। हाँ बोलो। वो कौन सा सिंबल है क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में? ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब ये दोनों का सेम मीनिंग है। तीन अच्छा। जब लगाते हैं इक्विवेलेंट को शो करता है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। अच्छा। और इसका मतलब होता है इक्वल। अच्छा। इक्विवेलेंट कहने का मतलब है दोनों एक ही चीज है। ओके। तो टोटल चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, ओके, इनटू वॉल्यूम इनटू चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम कितना है, स्मॉल है। वॉल्यूम कितना है, मान लीजिए वॉल्यूम को अभी लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे लिख देता हूँ वॉल्यूम, एक चार्ज ई। ओके, तो ये होगा क्यू इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम इंटू ई। तो हमारा करंट कितना हो जाएगा? करंट शुड बी क्यू अपॉन टी इज एन इंटू ई इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम। बट वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, है ना। एरिया मान लीजिए इसका ये है और लेंथ ये है वायर की, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई ए। बट लेंथ क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम, है ना। टाइम से टाइम कर दिया तो आई विल बी एन ई ए वी डी। एक रिलेशन हो गया बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बहुत ज्यादा जगह यूज होता है। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इसी सर, रिलेशन को, हाँ बोलो। क्यू इज इक्वल टू एन ई, आपने वो क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला यूज किया ना इसमें, हाँ हाँ और फिर वी डाल दिया क्योंकि एक कंडक्टर में है। हाँ, देखो एक्चुअली क्या होता है, क्यू होता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन। बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने इसके अंदर? वो है
टोटल वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। जो कैपिटल एन है, टोटल संख्या निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है और टोटल वॉल्यूम कितना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर डायरेक्ट पता हो तो डायरेक्ट भी लिख देते हैं। नहीं सर, क्लियर हुआ भाई? आपको टोटल चार्ज होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैपिटल एन है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे कि भाई यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वॉल्यूम कितना है। ये ऐसा ही जैसे कह रहे हैं कि आपकी सिटी में कितने लोग हैं, तो हम निकाल रहे हैं कि एक घर में कितने लोग रहते हैं और घर कितने हैं, मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को। ठीक है ना? इज इट फाइन? ओके। So small n is the number density. It is not the total number of electrons. It is a number density actually. Electrons in a unit volume. So that's why I is equal to NeAV. Fine. तो सिमिलरली आप चाहो तो J की वैल्यू लिख सकते हो, बिकॉज J इज द करंट डेंसिटी विच इज I अपॉन A. तो J कितना हो जाएगा? J इज NeAVD अपॉन A कैंसिल हो गया, so it will be NeVD. If you want to write down in terms of the vectors, so J is a vector quantity. Drift velocity is also a vector quantity. V. But because electron has a negative charge, so we are using minus sign, क्योंकि करंट और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होता है. So minus sign signifies the minus sign signifies that electron move in minus J direction or opposite to the direction of the current density or the current. इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअली करंट के अपोजिट चलते हैं ना. ठीक है? इज इट फाइन? एक मिनट सर. हाँ सर. ठीक है. अच्छा, अब एक और चीज की बात करते हैं जो जिससे तुम ऑलरेडी फैमिलियर हो ही, वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? 10th में पढ़ा होगा ना. हाँ सर. The ability to oppose charge. Okay. Oppose current or charge. Current or charge. हाँ. Yeah. See, we know that when a potential difference is established between the end of the conductor, electric current start flow through the conductor. Okay. So you set up some potential difference across the conductor and current is just started moving in the conductor. In that case, the ratio of the potential difference, whatever the potential applied across the conducting wire and whatever the amount of current passing in the wire, the ratio of the potential difference to the current is called the electric resistance of the conductor. Yes. So because the potential across the conductor is V here and the current passing through the conductor is I, so that's why R is expressed as a V upon I. The unit of R or resistance in the SI system is ohm. Okay, and the potential is in volt, current is in ampere. So you can say that 1 ohm is equal to 1 volt. 1 volt by 1. Yes. And the high resistance units are the mega ohm or the micro ohm.
द वेरी लो रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक है, मेगा भी यूज कर सकते हो चाहो तो, या माइक्रो यूज करो स्मॉल चाहिए तो। डायमेंशंस निकालनी है अगर आपको, तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? डायमेंशन ऑफ आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी अपॉन डायमेंशन ऑफ आई। तो डायमेंशन ऑफ बी तो अपने लास्ट चैप्टर में निकाली थी, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू की डायमेंशन क्या होती है? ml2 t-2, और चार्ज की होती है at, ये हो जाता है हमारा ml2 t-3 a-, ये पुट कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे। तो ml2 t-3 a-1, okay, and current is a itself, so it will be ml2 t-3 a-2. yes, very good. Okay. So it is the dimension of electrical resistance. Okay, already you told me that electrical resistance is nothing but the kind of opposing force or tendency to stop the current. So it is a kind of tendency, just like a friction. जैसे फ्रिक्शन लगता है जो कि अपोज करता है मोशन का, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो करंट का अपोज करता है, जिसकी वजह से आपको कोई सोर्स लगाना पड़ता है, लाइक ए बैटरी। अगर अपोज ही नहीं होगा तो करंट मूव करता रहेगा, एक बार आपने फ्लो करा दिया करंट फ्लो होता रहेगा। ऐसे भी वायर्स बना चुके हैं वैज्ञानिक जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो हो, यानी कि अगर आपने एक बार करंट फ्लो करा दिया तो करंट फ्लो होता ही रहेगा। ऐसे मटेरियल कहलाते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर्स अवेलेबल नहीं है, वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द ओम्स लॉ। So what is the Ohm's law? See, a very famous scientist, George Simon Ohm, actually expressed the relation between potential difference and the current. And he shows from the experiment that if physical conditions or the physical state of the conductor, physical condition means like a pressure, like the length, like the volume, temperature, etc. If the physical condition of a conductor remains unchanged, okay, then the ratio of the potential difference applied across the end of the wire or the conductor and the current passing through the wire is a constant. Okay, यानी कि जो हमने पीछे बोला V upon I is a constant, is a resistance, तो ये कह रहे हैं कि it is valid only if the physical conditions unchanged. If physical state or physical conditions the physical state of a conductor unchanged or there is no change, then the ratio of the potential difference across the end of the wire or the conductor and the current flowing through it is a constant. तो यहाँ पे वही सेम बात है, बस एक चीज एक्स्ट्रा कर दी इन्होंने
कि फिजिकल स्टेट नहीं बदल रही है, फिजिकल स्टेट अनचेंज है ना। तो दिस इज द ओम्स लॉ। कई बार सर ऐसा ऐसे भी बोल सकते हैं ना, हम्म, at a given temperature the potential difference is directly across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. ओके, यू कैन से दैट बेटर। आप ये कहिए करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, क्योंकि करंट फ्लो होता है पोटेंशियल के फ्लो होने पर, ना कि करंट फ्लो होने पर पोटेंशियल पैदा होता है। पोटेंशियल है इसलिए करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है अच्छा, ना। हाँ ठीक है, वो भी कह नहीं सकते सर, हैं। हमेशा हर जगह V प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं ना। वो लिखा होता है, बट ज्यादा बेटर ये है बिकॉज बी इज इंडिपेंडेंट, करंट इज और नॉट। 10th में हमें मतलब ऐसे बोलने के लिए सिखाया है, तो वही। हाँ हाँ, तो इट्स नॉट अ गुड, क्योंकि आपको ये कहना चाहिए ना करंट तो पैदा ही तब हो रहा है जब वोल्टेज लगा रहे हैं। तो हम ऐसे कैसे कह देंगे कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। या तो ये बोलो वोल्टेज कंज्यूम्ड बाय द वायर, तब तो ठीक है बात। जो वोल्टेज वायर कंज्यूम कर रहा है उसको वोल्टेज कह रहे तो ठीक है, वो वोल्टेज तो करंट के प्रोपोर्शनल है, दैट इज ओके। बट यहाँ वोल्टेज मैं कह रहा हूँ जो बैटरी लगा रही है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि बैटरी का वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल हाँ है ना। तो दैट इज द पॉइंट। और एक सेकंड चीज ये, आपने बोला टेम्परेचर, खाली टेम्परेचर ही फिजिकल कंडीशन नहीं है, लेंथ भी मैटर करेगी, एरिया भी मैटर करेगा, वॉल्यूम भी मैटर करेगा, प्रेशर भी मैटर करेगा। सो देयर आर सो मेनी फिजिकल कंडीशंस। तो टेम्परेचर इज अ गुड एग्जांपल, वेरी गुड, बट नॉट ओनली टेम्परेचर, बहुत सारी अदर फिजिकल कंडीशंस भी रेस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर बहुत इजीली इफेक्ट कर देता है। जैसे कि आप मान लीजिए टेम्परेचर अचानक इंक्रीज कर देंगे आप, तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा, है ना। तो वी और आई के बीच का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे वी और आई के बीच का जो ग्राफ है फॉर द कंडक्टर और द मेटल्स, वी इज हियर, आई इज हियर, एंड फॉर द स्मॉल वोल्टेज इन स्मॉल करंट इट इज अ कांस्टेंट, फाइन। लेकिन जैसे ही हाई वोल्टेज लगाते हैं आप और करंट ज्यादा जाता है, तभी इसका डेविएशन चालू हो जाता है। सर, हम्म मैं एक्चुअली टेक्स्ट बुक में पढ़ रहा था सर, अभी थोड़ी देर जस्ट पहले पढ़ा कि हम्म थोड़े ऐसे कंडक्टर्स में ओम्स लॉ नहीं अप्लाई होता, जैसे एक सेमीकंडक्टर क्या है वो, गैलियम गैलियम नहीं, गैलियम हाँ और गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड। हाँ हाँ बताता हूँ, मैं भी बताऊंगा, है ना? उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। वो मेटल्स नहीं है, वो कंडक्टर्स नहीं है, वो सेमी कंडक्टर्स। हाँ सेमीकंडक्टर। हाँ, एक्चुअली सॉलिड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कंडक्टर्स है, एक इंसुलेटर है, और तीसरा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया जानबूझ करके, क्योंकि सेमीकंडक्टर का आपकी क्लास में प्रॉपरली एक चैप्टर है ना, लास्ट में। बट मैं शॉर्ट में भी बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर्स ओम्स लॉ फॉलो क्यों नहीं करते हैं, है ना। डिटेल में जानने के लिए हमारा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के ऊपर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, चैप्टर 14 या 15 है शायद, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ना, जैसे आपने देखा कि कल भी बताया था, मेटल्स या कंडक्टर में होगा क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इजीली लूज हो जाते हैं। तुम देखोगे सेमीकंडक्टर अधिकतर मोस्टली वो मटेरियल्स हैं, जैसे तुम ले लो कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं होता, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता तो कंडक्टर तो नहीं होते। कुछ और तरीके से इसके अंदर कंडक्टिविटी क्रिएट की जाती है ना, इसलिए बोलते हैं ना सेमीकंडक्टर। और ये ओम्स लॉ को फॉलो बेसिकली नहीं करते हैं, ठीक है। अरे यहाँ मैं ये बता रहा था कि वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी हाई करंट ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, डेविएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हाई करंट फ्लो कराओगे तो वायर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब करंट ज्यादा फ्लो होगा तो हीट डिसिपेशन होगा, हीट डिसिपेशन होगा तो करंट के फ्लो होने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। ओके,
सर एक मिनट सर। जब चलना बता देना आगे। चलें आगे। एक मिनट सर, जस्ट वन। ठीक है, ओके ओके, टेक योर टाइम। यस सर, हेल्प। ओके, ठीक है। तो आप देखते हैं कि लिमिटेशंस देखते हैं, जो तुम कह रहे हैं सेमीकंडक्टर्स में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, यानी कि ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस है, यानी कि एक्सेप्शंस है ओम्स लॉ के। कुछ एक्सेप्शंस कह दो या लिमिटेशंस कह दो ओम्स लॉ की। अच्छा, ये आप एक्सपेरिमेंट भी है आपका 12th में, आप लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट भी करेंगे ओम्स लॉ का। अच्छा। तो एक्सपेरिमेंट में यही होगा कि आपको एक वायर दिया जाएगा, नाइक्रोम का वायर होता है जनरली वो, और एक वोल्ट मीटर मिलेगा आपको वोल्टेज मेजर करने के लिए, एक एमीटर मिलेगा करंट मेजर करने के लिए, एक बैटरी मिलेगी, कुछ कीज मिलेंगी, और रियोस्टेट मिलेगा। रियोस्टेट वो डिवाइस होती है जो करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकती है किसी भी वायर में। करंट कौन का सी डिवाइस सर? रियोस्टेट, रियोस्टेट। अच्छा, रियोस्टेट, हाँ। हाँ, और एम्पियर, अमीटर से एम्पियर में करंट मेजर करेंगे, और वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज मेजर करेंगे, है ना। तो बेसिकली आपको वोल्टेज और करंट को मेजर करके दोनों का ग्राफ प्लॉट करना होता है वी और आई के वर्ड से। स्ट्रेट सर लाइन। तो रियोस्टेट करंट को एडजस्ट कर सकता है, और देखो दिखाता हूँ। करंट नहीं, रेजिस्टेंस को ना। हम्म,
जस्ट a minute, एक सेकेंड। Control a current by varying the resistance. हाँ देखो ये होता है रियोस्टेट, हाँ हाँ, देखा देखा है सर। लैब में। हाँ। तो ये जो है ये करंट को कंट्रोल कर सकता है, करंट को कम या ज्यादा कर सकता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि इसके अंदर नाइक्रोम का एक वायर है ना, जिसकी वाइंडिंग हो रखी है, और इसका रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो सकता है। तो जब सर्किट में करंट फ्लो होगा तो आप चाहो तो इसके रेजिस्टेंस को मिनिमम कर देंगे तो करंट मैक्सिमम फ्लो होगा, और जब इसके रेजिस्टेंस को हाई कर देंगे तो करंट मिनिमम फ्लो हो जाएगा, है ना, वाइस वर्सा। तो ओम्स लॉ का सेटअप अगर तुम देखना चाहो, एक सेकंड में इसमें दिखा देता हूँ। अरे आजकल ऐसे आने लगे हैं ना, लेकिन हाँ ज्यादा बेटर होता तो है। आपके लैब में हाँ, कौन सा, दोनों ऐसे वाला है फिक्स्ड हो कैसे गए। कैसे वाला दोनों एक ही अपैरेटस है? में डाल दिए साथ में। हाँ ये अच्छा नहीं है वोल्ट वैसे, अलग सर, तो अलग अलग इसमें सेट वो वोल्ट कर। मीटर, एमीटर और ये गैल्वेनोमीटर है ना हाँ हाँ, साथ में? गैल्वेनोमीटर नहीं है, अच्छा। ये जो है अमीटर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड द वोल्ट मीटर, ओ अमीटर। ये है हम्म क्या? नहीं ये भी नहीं है, ये सब मॉडर्न वाले दिखा रखे हैं। ओल्ड फैशन का जो होता है ना, मोस्टली लैब में वैसे ही होता है। हम्म, नहीं यहाँ नहीं है। तो मे भी तुम्हारी लैब में देखोगे, लैब में मिलेगा तुम्हें पूरा सर्किट, तुम बना सकते हो। मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। देखो क्या करोगे तुम, एक बैटरी लोगे, हम्म। बैटरी से की कनेक्ट कर दो, हाँ हाँ। और क्या करोगे, ये एक वायर है जो कि कनेक्ट कर दो। रेजिस्टेंस। हम्म। हाँ। अब यहाँ पे क्या है कि इस वायर में जो करंट जा रहा है, यहाँ से बैटरी तो एक फिक्स करंट देती है, आई फिक्स करंट रहेगा। लेकिन करंट को हम कम या ज्यादा करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज में एक रियोस्टेट जोड़ देते हैं। ठीक है, ये रियोस्टेट का सिंबल हो गया, रियोस्टेट जोड़ देते हैं, रियोस्टेट, हम्म जिससे आप कंट्रोल करके करंट को कम या ज्यादा कर सकते हो। करंट की वैल्यू कभी आप 2 एम्पियर लेंगे, कभी 3 एम्पियर लेंगे, वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप सीरीज में एक अमीटर लगा देते हो, ताकि करंट कितना जा रहा है आप मेजर कर सको। और यहाँ पैरेलल में आप एक वोल्ट मीटर लगा देते हो। अब यहाँ से ये कहना कि V प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि ये जो वोल्टेज है आप ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हो, ये बैटरी का वोल्टेज नहीं ले रहे हो। तो यहाँ कहना ठीक है, यहाँ ये कहना कि V प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज फाइन, बिकॉज यहाँ पे जो वोल्टेज है इट इज मेजर्ड अक्रॉस द वायर, नॉट प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। बैटरी ने जो प्रोवाइड किया वो वोल्टेज नहीं ले रहे हैं, बल्कि जो वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है वायर में वो वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है, हम्म तो लेंगे, नोट डाउन करेंगे, और जो भी आप वैल्यू आएगी तो ग्राफ ड्रॉ कर देंगे V वर्सेस I। ठीक है, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन तो हम कह सकते हैं कि यस, ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है मटेरियल, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर। तो लिमिटेशन देखें जनरली ओम्स लॉ की, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज या करंट है तब तो ओम्स लॉ बहुत अच्छे से वैलिड रहता है, मेटल्स में भी, कंडक्टर में भी। लेकिन अगर आप करंट की वैल्यू को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। तो ओम्स लॉ इज वैलिड only for small current and small voltage, not for very high voltage and high current, because at very high voltage or high current temperature also तो ये becomes फर्स्ट वाला है। हाँ Ohm's law is only valid for small
values of current and voltage. यस, है ना, क्योंकि हाई करने पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होता है ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा तुम देखो, अगर मान लीजिए हम एक टॉर्च बल्ब ले लें और वी और आई के बीच में ग्राफ बनाए, टॉर्च बल्ब, जो पुराने टॉर्च बल्ब आते थे, आज के नहीं, आजकल तो एलईडी वाले आते हैं, उसकी बात नहीं करें, उसमें फेल हो जाएगा। पुराने टॉर्च बल्ब मतलब ये टंगस्टन वाले, उसमें आप देखिएगा तो क्या होता है, उसके अंदर ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है। तो ओम्स लॉ वैलिड ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले क्या है कि पहले वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज होगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम करंट कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद करंट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे आप टॉर्च को जलाते थे, पुरानी टॉर्च को देखेंगे तो पहले क्या होता है, टॉर्च की जो रोशनी होती है वो थोड़ी सी डिम होती है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होती है, उसके बाद एक फाइनल एक फिक्स रोशनी हो जाती है, फिर इंक्रीज नहीं होती। तो ये बता रहा है कि टॉर्च बल्ब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अच्छा। हाँ। इसके अलावा अगर आप लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें, वैक्यूम ट्यूब्स ले लें, या जो आप कह रहे हैं सेमीकंडक्टर, ऐसे सेमीकंडक्टर्स ले लें, जस्ट लाइक ए पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर्स, है ना, ये क्या होते हैं ये सब पढ़ेंगे हम, एक स्पेशल चैप्टर है, ऑल दीज थिंग्स आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक सेपरेट चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये भी सेमीकंडक्टर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो बेसिकली ओम्स लॉ को फॉलो करती ही नहीं है। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डोंट फॉलो, डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, इसलिए इन्हें कई बार नॉन ओहमिक डिवाइस भी कहते हैं, या नॉन ओहमिक सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, तो नॉन ओमिक सर्किट का डिटेल हम करेंगे सेमीकंडक्टर के चैप्टर में। तो नॉन ओमिक में क्या होता है कि ओवरऑल तो कांस्टेंट नहीं होगा, बट एक स्मॉल रीजन के लिए हो सकता है कांस्टेंट हो। जैसे कोई सेमीकंडक्टर ले लिया, उसमें ग्राफ ऐसे बन रहा है, वी वर्सेस आई का ऐसे बन रहा है ग्राफ, तो देखिए वैसे तो कांस्टेंट नहीं है, बट एक स्मॉल रीजन में आप देखें तो यहाँ पे इस रीजन में कांस्टेंट है बिटवीन पी एंड क्यू, तो यहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड है इतने रीजन के लिए। तो आप कह सकते हो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट ना होकर के डायनेमिक है। तो जनरली सेमीकंडक्टर में डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, डायनेमिक विच इज चेंजिंग, ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ। ठीक है, हाँ, तो ये लिमिटेशंस हो गई हमारी ओम्स लॉ। कोई इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो वहां पर भी ओम्स लॉ जनरली फॉलो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में तो और भी अलग काम है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आयंस मूव करते हैं। जनरली कंडक्टर में तो नेगेटिव चार्ज के फ्लो की वजह से करंट फ्लो होता है ना, बट अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे उसमें नेगेटिव आयंस भी मूव करेंगे और पॉजिटिव आयंस भी मूव करेंगे, सो दैट्स व्हाई। अब देखते हैं कि क्या हम फर्स्ट प्रिंसिपल से थ्योरेटिकली on the basis of the drift velocity, on the basis of the free electron gas model, क्या हम ओम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं? क्या हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर पाएंगे? यस सर, तो लिमिटेशंस आप पॉइंट बाय पॉइंट बोल सकते हो? हाँ हाँ, बोल देता हूँ। देखो, फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है ओम्स लॉ की, कि ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, इट इज नॉट वैलिड फॉर वेरी हाई करंट। ठीक है सर, फिर? नंबर सेकंड, ओम्स लॉ is valid only for the conductors, it is not valid for like a torch bulb. Sir, so for all conductors or? It is valid for all conductors, conductors में सबके लिए वैलिड रहेगा, बट टॉर्च बल्ब क्या टंगस्टन है, टंगस्टन के लिए वैलिड नहीं रहेगा ना। टॉर्च बल्ब में क्या टंगस्टन लगा होता है,
सर टंगस्टन एक क्या है मतलब? टंगस्टन आई थिंक एक एलॉय है, और दूसरी बात है कि आई एम नॉट श्योर, मे बी टंगस्टन इज एलॉय स्पेसिफाइड। टंगस्टन तो आता है ना पीरियोडिक टेबल में। हाँ आता तो है, लेकिन हाँ पीरियोडिक टेबल में आने से थोड़ा ना मेटल हो गया कंडक्ट। मैं कह रहा हूँ मेटल जितने हैं वो सब ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, है ना, लेकिन जो हाँ मेटल, हाँ सर मेटल यूज्ड इन alloys। ठीक है ना। सर सर हम्म, टंगस्टन एक्चुअली प्योर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, बट दूसरे मेटल के साथ मिक्स होता है, तो टंगस्टन अलॉय है नहीं, हम्म, एक्चुअल मेटल है टंगस्टन। हाँ, ये एक रीजन और भी है ना, देखो मैंने टॉर्च बल्ब बोला बार बार, मैं खाली टंगस्टन नहीं बोल रहा था। देखो एक्चुअली टॉर्च बल्ब में क्या करते हैं ना, सीधा वायर नहीं लेते हैं आप, जो भी लेते हो उसे आप चेंज कर देते हो, है ना। एक तो उसे आप बिल्कुल उसकी, उसे आप क्या कर देते हैं, उसका बहुत ही वाइंडिंग कर देते हैं, है ना, तो उसे इस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है हम्म ना। और यहाँ पे भी देखें, इसके अंदर भी करंट जो फ्लो होता है बहुत हाई अमाउंट में होगा ना, ग्राफ में बनाया ना, ये देखो स्मॉल स्मॉल वैल्यू के लिए तो वैलिड ही है ये। अगर आप देखो इसमें भी तो स्मॉल के लिए तो वैलिड ही है ना ये, ओम्स लॉ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप हाई कर रहे हो दिक्कत तब हो रही है टॉर्च बल्ब में। सो इट इज नॉट वैलिड फॉर द टॉर्च बल्ब, it is not valid for the electrolytes, it is not valid for semiconductors। ठीक है। हो गया सर, थर्ड वाला। It is not valid for electrolytes and it is not valid for semiconductors। ओके सर। और डेरिवेशन, okay, suppose consider there is a length L of the wire, जो भी अपने कंडक्टिंग वायर लिया है उसकी लेंथ L है, एरिया A है, ठीक है। तो ये तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। इन दैट केस द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी दिस EV अपॉन ml, है ना, हाँ ये निकाल लिया था ना हमने, हाँ ईवी अपॉन या ml, ई ई ई यस, बाय एफ। हाँ। या फिर F अपॉन m लिखेंगे, एफ ई होगा कैपिटल E अपॉन m। हम्म तो इसमें से आप दोनों कुछ यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमें शो करना है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ डिराइव करना है, ओके। कल हमने ये भी देख लिया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट ए टाउ, तो इट इज ई वी अपॉन ml टाउ, ओके फाइन। और आज हमने भी देखा कि I इज इक्वल टू NEA VD। तो अगर आप VD की जो वैल्यू है इसमें पुट कर दें इस वाले एक्सप्रेशन में, तो I क्या हो जाएगा आपके पास NEA, एंड VD हमारे पास क्या, EV अपॉन ml टा। ओम्स लॉ के लिए मुझे क्या चाहिए, ओम्स लॉ के लिए मुझे V चाहिए और I चाहिए, ये मेरे पास दोनों है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं I को इस साइड ले आता हूँ और हम्म बाकी जितने भी सिंबल्स हैं उन्हें लेफ्ट साइड ले जाता हूँ। तो M और L को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, ML, N इसको भी इधर ले जाइए, E को भी इधर ले जाइए, टाउ को भी, NE स्क्वायर A टाउ, और I को नीचे ले आइए, ये आ गया। यानी कि V अपॉन I इज दिस, V अपॉन I इज
m n e square tau l upon a। अब आप देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि वायर की लेंथ फिक्स है, वायर का एरिया फिक्स है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो गए। मास ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है, नंबर डेंसिटी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ भी नहीं बदलेगा, बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है, तो सारी चीजें कांस्टेंट है, इट मीन इट इज अ कांस्टेंट। सर कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा कोलिजन्स होते हैं पार्टिकल्स के? जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा। लाइक गैसेस में मेनली? नहीं नहीं, गैसेस में नहीं। गैसेस में तो हाँ, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है तो कोलिजन होने के चांस भी कम है। नहीं वो ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा। अब तुम पार्टिकल की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स का अगर देखें तो कंडक्टर में भी हो सकता है कोलिजन बहुत हाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्टर में गैस की तरह ही बिहेव करते हैं, है ना। अगर तुम कहोगे मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तब ट्रू है, तो गैस ही होगा, है ना। लेकिन उन्होंने पार्टिकल बोला तो इलेक्ट्रॉन्स आल्सो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन तो सॉलिड्स में भी कोलाइड कर रहे हैं, है ना। लेकिन हाई टेम्परेचर पे करेंगे, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतने ज्यादा कोलिजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट है, मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, लेंथ, एरिया, रिलैक्सेशन टाइम, दैट्स व्हाई V upon I is a constant. So yes, Ohm's law is valid. Ohm's law प्रूफ हो गया, ये तो हमें करना था प्रूफ। अब क्या करते हैं देखो, क्योंकि m n e square tau all these are the constant, तो हम इस कांस्टेंट को एक नाम दे देते हैं, इस कांस्टेंट को एक नाम दे देते हैं, इसे बोलते हैं रो। रो इज नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी। तो आर को आप लिख सकते हो क्या, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस which is nothing but m n e square tau। अच्छा, तो इसका डिटेल वर्जन आप 12वीं में सीखोगे, पर 10th में R इज इक्वल टू रो एल बाई सीखोगे आप। ओके ओके। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब स्पेशल रेजिस्टेंस। अगर लेंथ और एरिया को 1 1 कर दें आप, यूनिट लेंथ ले लें, यूनिट एरिया ले लें, तो उस केस में रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। So specific resistance is the resistance of a given wire of length 1 meter and area 1 meter square। ठीक है, ओके सर, आप स्क्रॉल अप कर सकते हो। हाँ हाँ, ऐसे कर देता हूँ। तो अब तो तुम्हारी पढ़ाई सही चल रही होगी ना। हाँ सर, अब तो सही चल रहा है, स्टार्टिंग टू कम बैक ऑन ट्रैक। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्लास तुम्हें कब चाहिए? सर कल आप नहीं फ्री होगे क्या? कल लेनी, ठीक है, कल ले सकता हूँ, कोई दिक्कत इसी टाइम पे। ठीक है, वेडनेसडे आप ले लो सर, फिर बाकी 3 दिन है ना वीक काफी है सर, या? ठीक है, 3 दिन काफी है, तुम बाकी इससे करना। और क्योंकि मुझे मैथ्स की क्लास भी शेड्यूल करना है सर। हाँ हाँ, तो ये ठीक है, 3 दिन तुम कर लो, 3 दिन काफी है, बाकी 3 दिन मैथ का शेड्यूल कर लेना, है ना। तुम्हें कोई डाउट लगेगा तो बताना, संडे को कर लेंगे। कभी तुम्हें ऐसा लगे कि प्रॉब्लम सब अटक रही है, न्यूमेरिकल्स करना होगा तुम्हें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के भी मुझे मालूम नहीं तुमने कितने न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो तुमने अगर न्यूमेरिकल्स करोगे तो डाउट्स आएंगे तुम्हारे, डेफिनेटली अच्छे खासे डाउट्स आएंगे, ठीक है ना। तो तुम कल ले लो क्लास, फिर थोड़ा न्यूमेरिकल्स करो, फर्स्ट चैप्टर के सेकंड चैप्टर के, धीरे धीरे टेक योर टाइम, आराम से करो, जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन करो। फिर जो डाउट्स आते हैं तो उन्हें तुम मुझे बताओ, और फिर देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। क्योंकि ये ज्यादातर न्यूमेरिकल्स स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, आगे न्यूमेरिकल्स नहीं है।
जैसे अब तुम देखोगे थर्ड चैप्टर तक न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स होंगे बट इतने ज्यादा नहीं होंगे। कर लिया, नोट कर लिया, आगे चलें। एक मिनट सर। और ये चैप्टर तो प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 12th में इलेक्ट्रिसिटी में 7 या 8 प्रैक्टिकल्स हैं, और 8 के 8 जो प्रैक्टिकल्स हैं वो उसी चैप्टर से रिलेटेड है, वो सिर्फ एक चैप्टर से। तो ये चैप्टर वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मोस्टली इसी चैप्टर में से बनेंगे। सर ओम मेरे टीचर क्या बोलते हैं हम्म कि मेरे एक मतलब दोस्त है स्टूडेंट, वो पूछता है कि सर हम पूरा फिजिक्स का सिलेबस ये वेकेशन में खत्म करें या मतलब अभी के लिए सिर्फ रिवाइज करें सारे चैप्टर। वो बोले कि सारे चैप्टर तुम रिवाइज करो अभी, अच्छे अच्छा खासा प्रिपेयर करो, फिर बाकी आगे जाके तुम मतलब बाद में का जो है चैप्टर्स वो हम करेंगे क्लास में, अब तुम जाके रिवाइज करो उसको, अच्छा, से बोले वो। तो सर आपको ये सही लगता है या? मेरे अकॉर्डिंग तो ना चैप्टर्स सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए ज्यादा जल्दी, मेरे को मानना ही है। क्योंकि कारण क्या है ना, अच्छे से कभी नहीं हो पाता। मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, पर मैं देखता हूँ कि अच्छे से कभी किसी का नहीं होता। वो बार बार करने से अच्छा होता है। फर्स्ट टाइम इट्स लाइक ए यू आर ड्राइविंग ए कार और बाइक। तुम पहली बार जो चला रहे हो तो अच्छे से चला पाओगे क्या? नहीं सर। तुम 3-4 बार चलाओगे तो अपने आप अच्छे से चलने लगेगी। हम्म। तो मेरा तो मानना यह है कि सिलेबस जल्दी पूरा करना चाहिए हमें, उसके बाद रिवाइज करते रहो बार बार। सो व्हाट इज द हार्म इन रिवीजन? हम्म। तो सब लोगों का अलग अलग नजरिया होता है, बट मेरा ये है मान। ठीक है, हो गया सर। हाँ, थोड़ा सा ही बचा है बस। ये हमारा क्या आया, हमारा रो आया। रो आया हमारा mn² टाउ। ओके फाइन। हमारा r जो कि था v/i, वो आया था mne² टाउ l/a फाइन। अब क्या है, क्या करते हैं हम यहाँ पे, एक गेम करते हैं। गेम ऐसा करते हैं, बिकॉज वी नो दैट आई इज इक्वल टू जे इंटू ए। यस, विदाउट द करंट डेंसिटी इंटू एरिया होता है हाँ करंट। हाँ हाँ। हाँ सर। ये रख देते हैं। हम्म। ठीक है, एरिया कैंसिल हो ये जाएगा। एक आंसर। अब क्या करो, ये तो पूरा हमारा रो है, तो रो है ही, तो v/j इज इक्वल टू रो एल। एल को इधर ले आओ और जे को इधर ले जाओ। ठीक है, तो v/l इज इक्वल टू रो इंटू जे। बट लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है v/l क्या होता हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। है। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू रो जे। ठीक है, और J इज इक्वल टू 1/रो इंटू ई। 1/रो क्या है? वन वन बाई रो बाय रो रे। हाँ, ये कंडक्टिविटी। यस, और द कंडक्टेंस। ओके। सिग्मा इज द कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। केमिस्ट्री में पढ़ा है सर कंडक्टिविटी सब। थोड़ा सा देती रहे। तो ये जो है आपका, अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि राइट डाउन ओम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, तो आप ये लिखोगे J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई भी ओम्स लॉ ही है, बट वेक्टर फॉर्म में हो गया ये, क्योंकि J अच्छा वेक्टर है और E वेक्टर है। सर, तो ये मतलब दूसरा डेरिवेशन है एक। हाँ, ये कह सकते हो आप।
यहाँ सर से तो ये इसका हेडिंग क्या होएगा? ओम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म। or the relation between current density and electric field, or the definition of the conductance। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, J अपॉन E। यहाँ से आप चाहो तो कंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हो, कंडक्टेंस हो जाएगा J अपॉन E। और यू कैन से दैट फॉर आइसोट्रोपिक कंडक्टर्स J is proportional to E। कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा करंट डेंसिटी होगी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाइए, करंट डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इससे रिलेटेड। एक मिनट सर। ये चैप्टर तुम्हारे स्कूल में कितना चैप्टर हुआ है अभी तक? 4। अच्छा, मैग्नेट वाला हो गया? हाँ पर हाँ, मैग्नेटिज्म का अच्छे से नोट्स नहीं बन रहा है। मेरा नोटबुक मिल नहीं रहा था, एक नया एक्स्ट्रा नोटबुक स्कूल कोई में। बात नहीं, तो मैं करा दूंगा मैग्नेट। हाँ तो उसके नोट्स पूरे वो चैप्टर के नहीं लिख पाए। मुझे जाके वो कैचअप करवाना है, क्योंकि जब मैं स्टोर गया था स्कूल के, स्टोर बंद पड़ा था, बहुत टाइम से बंद पड़ा था। तो जाके कोऑर्डिनेटर से पूछा, मैम मेरे नोट्स, क्लास छूट रहा है, नोट्स नहीं लिख पा रहा, क्या है मैम कुछ तो करवाओ। बोली मैं क्या करवा सकती हूँ, तो मेरी गलती नहीं है। ये सब प्रॉब्लम है। ब्यूरोक्रेटिक काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ सर, हमारे स्कूल में बहुत होता है सर। चलो अच्छा है, तुम्हें हैबिट हो गई, तुम कभी आगे आईआईटीज वगैरह में जाओगे या किसी और इंस्टीट्यूट में जाओगे पढ़ने के लिए तो आदत हो जाएगी तुम्हें। हाँ सर। हॉस्टल लाइफ की दिक्कत नहीं होगी। जो लोग पहली बार जाते हैं तो फिर उन्हें काफी दिक्कत होता है। एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा ना, फिर कल करेंगे। तो बहुत सिंपल है ये। इन हाइड्रोजन एटम इट्स अ वेरी सिंपल। An electron moves in an orbit of radius 5.0 10 to the power 11 meter with a speed 2.2 10 to the power 6 meter per second. Find the current. Find current in the system on the atom. सर हाँ, 10 to the power 11 और -11? -11 होना चाहिए। ये कैसे? 11 नो, माइनस माइनस। हाँ सर वही तो। हाँ, नॉट 11। 11 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ सर। सॉरी, 11 का मतलब तो हो जाएगा कि ये सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस हो गई। इलेक्ट्रॉन को बना दिया सोलर सिस्टम के साइज का, एटम को। अगर एटम सोलर सिस्टम के साइज का होता तो तो हम कौन से साइज के होते फिर, क्या पता। पता नहीं, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते फिर। तो तो कैसे करेंगे, ये बहुत सिंपल है। आई होता है Q/T। चार्ज तो दे दिया, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E।
बट टाइम निकालना है। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस होगा 2πr, क्योंकि सर्किल में मूव करता है ना। अच्छा, तो यहाँ पे 2r रखिए, v रखिए, टाइम आ जाएगा, चार्ज रखिए, करंट मिल जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है, आप कैलकुलेट कर लेना घर पे, 1.12 10⁻³ एम्पियर और 1.12 मिली एम्पियर। ठीक है, ठीक। तो ओवर करूं मैं क्लास? 1 मिनट सर, ये जस्ट हाँ, लिख लो आराम। ओके, और इज एनी सर डाउट? हो गया सर, ये जस्ट कोई एक फाइनल आंसर बता देता हूँ। बता दो। 14.2 into 10⁵ नहीं 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 नहीं, 40 ये कहाँ से आ रहा है तुम्हारे? ये सर कैसे? 2πr/v ना। 2πr/v बोल लो, कितना 2πr/v कितना बोल रहे हो? नहीं, ये टाइम टाइम का बता रहा था मैं। हाँ, टाइम कितना है बताओ। सर अच्छा, आपने -11 इधर लिखा ना, हम्म -11 डालना भूल गया। हम्म, हाँ सर, तो अ, मेरा ये आएगा फिर, सर 14.2 आएगा। मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम मैंने कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट करंट लिख दिया है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, रुक जाओ। सो कैंसिल कर दो। फोर्टीन कर दो, 15 कर दो, कितना 10 का कितना आ रहा है? -17 आ रहा है मेरा, तुम्हारा कितना आ रहा है? हाँ, -17। हाँ ठीक है, ठीक। तो सर मेरा कैलकुलेटर के साथ ही आ रहा है। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं रखता हूँ अभी ना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्लास है ना, तो मुझे दोबारा ओके, ज्वाइन करना है। हाँ ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक? ठीक है सर। ओके, थैंक गुड यू। नाइट। बाय सर, गुड नाइट। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, ओके। हाँ।